हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, अभी आज से 2 दिन पहले तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो था और दूसरा रियल नंबर। त्रिकोणमिति पर हमने दोनों निपटाए हैं। एक तो क्वेश्चंस भी निपटाए हैं और साथ में उससे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे उनको भी हमने कंप्लीट किया है। इसके पहले रियल नंबर चल रहा था तो रियल नंबर भी हमने फाइनल किया। दोनों हमने टॉपिक को एंड कर दिया, दोनों टॉपिक को हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आया है बहुपद, जिसे कहते हैं पोलोनोमियल्स। नोटिस कर लिए, पोलोनोमियल्स बहुपद कहलाते हैं। पद बहुपद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक में आपका कोई हो सकता है, जैसे 6x प्लस 1, पहला एक पद हो गया 6x, 5x प्लस 2 दो पद, 5x 6x² 3x प्लस 5 तीन पद। मतलब पद क्या है, किस तरह है, कोई भी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक माने अननोन नंबर। आपको बता दें 2 प्रकार की संख्या होती है, एक चर होती, दूसरी अचर होती। तो अब बीजीय व्यंजक को हम स्पष्ट करेंगे। तो हमने बताया जिसमें चर राशियां, चर कहलाती अननोन नंबर, वेरिएबल्स, केवल ऋणोत्तर, जो ऋण ना हो, माने धनात्मक तथा जीरो, धनात्मक तथा जीरो घात तो हो, घात के रूप में हो, बहुपद या पोलोनोमियल्स कहलाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसका जो रूल होता है, a0 पहला, a1 x घात 1, a2 x की घात 2, a3 x की घात 3 से लेकर के an तक, an x की घातें आपकी कितनी आ जाएंगी, n, आपके अनंत तक। यहाँ पे 2 है, नोटिस कर लीजिए। a जो आपका मान है वो है अचर, अचर पद है। a जो है वो अचर पद है और x जो पद है वो है चर है। आपको ज्ञात होगा कि अगर हम पहले की बात करें तो पहले को अगर डिफाइन करना चाहें तो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक की घाते a0 और x की घाते 0। 0 मतलब होता है यहाँ पे x की घाते कोई भी नहीं, यहाँ पे हम एक चर लेके चले हैं, यहाँ पे एक घात है, यहाँ 2 3 4 5 से अनंत गई, और यहाँ पे जो मान है आगे आगे वाले ये मान भी अलग है। जब भी हम बात करते चर और अचर, तो चर में आप औसतन मान सकते, x सबसे ज्यादा माने आने वाला होता है, y और z। अचर में हम बात करते हैं तो ए बी सी, हमेशा जान लीजिए ए बी और सी। अक्सर आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, तो द्विघात समीकरण में आपने देखा होगा उसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। यह मान जब 0, यह बहुपद है, नोटिस कर लीजिए, यह बहुपद है माय डियर स्टूडेंट, इतना यह बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद है, 2 और 2 से अधिक जो पद होते हैं वो बहुपद कहलाता। तो ऐसे स्थिति में जब इस मान का मान 0 के बराबर होता है तब यह समीकरण कहलाता है। यहां तक बहुपद है, नोटिस कर लीजिए। जब भी हम इसको बात करेंगे x² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, तो यह बहुपद है। लेकिन यह मान जब ax² प्लस माइनस bx प्लस c का मान 0 के बराबर होता है तब यह समीकरण कहलाता है, यह बहुपद से समीकरण में तब्दील हो जाता है। तो जब एक, केवल एक और एक मान, एक या कुछ मानों के लिए जब बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर होता है तब वैसे कहते हैं हम लोग समीकरण, और जब प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है तब उसे कहते हैं सब समीकरण। पहले बताया, तो हमने क्या बताया कि यहाँ a1 a0 a1 a2 a3 से लेके an जो है वह अचर राशियां हैं, और x जो जितनी भी राशियां वो चर राशियां, जैसे मैं बता चुका हूँ। चर राशियों पे प्राहा यहाँ पे सबसे अधिकतम माना जाता है x, और बाई जेड का प्रयोग किया जाता है, और अचर राशियों पे ए बी सी का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई भी पद लिखा हो आपको, तो आप ये जान लीजिए अचर राशि है, माने ये वेरिएबल से या अनवेरिएबल से, ठीक है। ये बात नोटिस कर लीजिएगा, तो ये बात आपके नंबर बना, दिस ए बी सी आर द नंबर एंड एक्स बाई एंड जेड आर यूज्ड एज द वेरिएबल्स, मीन चर राशि। तो जैसे मैं बता चुका हूँ, तो ये बात स्पष्ट हो गया। अब आपको आता है कि पद क्या कहलाता है। जब तक कोई भी पद, नेक्स्ट आता पद, टर्म कहलाता है। पद किसे कहते हैं, जब भी कोई संख्या 6x² y² z², z की 3 घातें, x की 5 घातें, y की 7 घातें, z की 2 घातें, मतलब जब भी कोई भी आपके चर राशियां वेरिएबल्स हैं वह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिखी, गुणा और भाग में लिखी, तब तक वह एक ही पद होगा, चाहे वो कितनी भी राशियां लिखी। यहाँ पे मैं लिख दूँ 6x x², s की 3 घातें, s की 4 घातें, s की 5 घातें, s की 6 घातें, s की 7 घातें, मैं अनंत तक लिख दूँ। माय डियर स्टूडेंट, यह एक ही पद कहलाएगा।
जब भी कोई भी चर राशि गुणा और भाग में लिखी रहती है तो वह एक पदी होता है। जैसे ही उसमें दूसरी राशि चाहे वो चर हो या अचर हो, अगर हम बात करते हैं एक्स तो यहाँ पे एक्स की क्या घात होगी, एक्स की घात 0, क्योंकि जहां पर मान होता है वैल्यू होती है चर है, लेकिन चर नहीं है तो वहां चर की राशि 0 मानी जाती है। तब जो ही धन और ऋण आता है हमारा पद बदल जाता है। अब आपका दो ही पद हमने कर दिया 2x² प्लस 5x प्लस 6, एक पद, दो पद और तीन पद, इसको हम तीन पदी कहते हैं। तीन पदी आपकी बात है। पद क्या कहलाते हैं? 6x प्लस 5 द्विपदी, 3x² प्लस 6x प्लस 5 त्रिपदी, 6x की 3 घातें प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया 4 पदी, 5 पदी, 6 पदी, 7 पदी, 8 पदी, इस तरह से संख्या बन रही है। तो ये जान लीजिए जो ही धन और ऋण से ही हमारी काउंटिंग होती, हो सकता है यहाँ माइनस का करिए ना हो तब भी आपका ये 4 पदी, लेकिन कोई भी संख्या अगर गुणा और भाग में लिखी गई है तो वह शब्द की संख्या एक पदी होती। तो आप पद समझ गए कि पद क्या कहलाते। अब आती अधिकतम घात, आपको पद आ गया है स्पष्ट। तो पद क्या कहलाता है? जब भी कोई संख्या गुणा भाग में लिखी रहती वह एक पदी होती, ज्यों ही उसमें धन और ऋण आता है वह उसके पद बदल जाते हैं। बहुपद क्या कहलाते? बहुत सारे पद कहलाते। ऐसे बीज व्यंजक आपकी जो लिखे रहते हैं वह बहुत सारे पद कहलाते हैं। तो बीजगणित में आपको अननोन नंबर की शुरुआत कैसे हुई? जब जहाँ पर मैंने कहा कि एक दिन मैं बाज़ार गया, बाज़ार से मैंने 5 पेन और 2 पेंसिल ली, मैंने 10 रुपये दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरी बार मैं गया, दुकानदार ने कहा बस 10 रुपये दो, मैंने दे दिया। 2 पेन 3 पेंसिल, उसने कहा 15 रुपये दे दो। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस नंबर में हमें पता नहीं पेन का क्या रेट था, पेंसिल का क्या रेट था, तो माना कि पेन का रेट x, पेंसिल का y, तो एक पद बन गया, युगपद समीकरण बन गया। लेकिन मैं गया तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते। तो आपको एग्जाम्पल होने के बाद जिसमें अननोन नंबर होते, जिनके बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सके, जिसके बारे में बताया ना जा सके, वहां से शुरुआत होती है आपकी बीजगणित की। हमने कहा मेरे सिर में बाल कितने थे, आपने क्या दिया x, मुझे आपको नहीं पता। हमारे इस कैंपस में कितने सारे पेड़ है, x, अननोन नंबर। तो यहाँ से बीजगणित की शुरुआत हुई। जब किसी भी पद को अननोन मान के चलते कि मुझे ज्ञात नहीं हो, तब फिर मैं ज्ञात करने के लिए जो कदम उठाता हूँ मैथमेटिक्स का, वो है हमारा फिर उसका समाधान क्या रहा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे अनंत तक जाने वाले पद, जैसे कि आप देख रहे हैं अनंत तक जाने पद वाले पद हैं, इन्हें हम पद कहते हैं। यहाँ पे कोई भी घात जो होती है वह केवल राशियाँ ऋणात्मक ऋणोत्तर हो, माने घात के रूप में हो। घात जो होती है वो धनात्मक की हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। अब आइए बात आती है अधिकतम घात क्या कहलाती है। 3x प्लस 5, x की अधिकतम घात कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 2x² प्लस 6x, x की अधिकतम घात कितनी है? 2। 3x की 3 घातें प्लस 5x। अभी पद की बात हो रही थी, पद अलग है, घात अलग है। x की अधिकतम घात है आपकी 3। इससे जब घात 1 होती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जब किसी भी हमारे बहुपद माने यहाँ पे कितनी भी संख्या होगा, यहाँ पे द्विपदी, यहाँ पे द्विपदी, यहाँ पे 3 पदी, तो 2 या 2 से अधिक जो पद हो जाते हैं वो बहुपद है। तो जब किसी भी, सब बहुपद हो गए, इसका मतलब 2 पदों से ज़्यादा वो बहुपद हो गए। तो जब किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, यहाँ x की 1 है, यहाँ क्या कोई पद नहीं होता, यहाँ पे 0 कहलाएगी। अधिकतम घात कितनी कहलाई है? यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे 2 है, अधिकतम घात कितनी होगी? 3, 2, यहाँ पे x, यहाँ पे 0 कहलाई, 0, 1 और 3, अधिकतम घात कितनी होगी? 3। तो आप नोटिस कर लीजिए, आपकी अधिकतम जितनी घात होती है उतने घात बहुपद कहलाता है। नोटिस कर लीजिए, हमने कहा 6x² प्लस 5x प्लस 3, 1 2 3, 3 पदी है। तुम कहेंगे अगर कोई पूछेगा तो 3 पदी, 3 पदी हो गया, 3 पदी, ठीक। प्लस अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात इसकी 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहेगा? द्विघात, अधिकतम घात 2, द्विघात बहुघात। इसकी परिभाषा इस तरह से। तो इसमें अधिकतम घात 2 थी,
दोनों को जोड़ना, माने अधिकतम घात और पद। पद दो या दो से अधिक है तो फिर बहुपद है। तो हम लोग बहुपद माने बता रहा है कि इसमें दो से अधिक पद हैं, दो या दो से अधिक पद हैं और उस पदों की अधिकतम जो घात है वह द्विघात है। जैसे कहेंगे 6x³ + 5x + अधिकतम घात कितनी है? 3। पद क्या है? बहुपद है, त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से x की घात है 4 + 5x की घात 3 + 2x + 1 = 0। नोटिस करिए यहाँ पर 3 दिया करता है। अधिकतम घात कितनी है? 4। इसको कहेंगे चतुर्घात बहुपद। ये बात आप जान लीजिए। प्रथम घात को कहते हैं रैखिक, द्वि को कहते हैं द्वितीय, द्विघात, तृतीय घात, चतुर्घात। आपके जो इस प्रश्न में होंगे अधिकतम 4 घातों के क्वेश्चन आते हैं। सवाल के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं 6x + 1 है। अब आ जाता है, पहले आप घात समझ गए, अधिकतम घात समझ गए। अब हम थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि उसके शून्य क्या है। शून्य क्या है? शून्य, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं 2x² + 5x + 6 वे मान, अब इसमें हमारा हल कितना आएगा या शून्य कितने होंगे? इस सवाल को हल करने के बाद, किसी भी बहुपद को हल करने के पास प्राप्त मानों को शून्य कहते हैं। शून्य क्यों कहते हैं वह भी मैं बताता हूँ। अगर हम मान है, सपोज दैट मैं आपको एक सवाल एडजस्ट करके बताऊँ, आइए x² + 5x + 6 - 5x + 6, इसको एडजस्ट करते हैं। इसके दो शून्य होंगे, 2 और 3। कैसे आप मान रखिए, 2 का मान रखते हैं, 2 दूनी 4, 2 का मान रखते हैं यहाँ पे, तो 5 दूनी 10। नोटिस करिए इसके दो शून्य 2 और 3 हैं। आइए करते हैं, 2 की 2 घातें -5 × 2 + 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 + 6, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 - 10 = वे मान, वे शून्य की परिभाषा को, वे मान जिनको उपरोक्त बहुपद में रखने पर, वे मान जिनको बहुपद में रखने पर मान शून्य आ जाता है, वे शून्य कहलाते हैं। अब शून्य कितने होंगे किसी चीज के, यह डिसाइड करता उसका अधिकतम घात। यहाँ पे आघात कितनी है? 2। शून्य होंगे आपके 2। अगर कहीं पे आपकी त्रिघात है तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। वे मान जिनको समीकरण में रखने पर बहुपद में रखने पर मान शून्य आ जाता है, वह उनके शून्य कहलाते हैं। और शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यह उसमें आई चर राशि की अधिकतम घात, उसमें आई चर राशि की अधिकतम घात तय करती है। आई हुई यहाँ पे घात कितनी होगी? 2, तो यहाँ पे शून्य होंगे 2, यहाँ अधिकतम घात आई 3, यहाँ पे शून्य होंगे 3। और अगर इसमें घात आ गई, इसमें कितनी आई? 4 आई। तो ऐसी स्थिति में इसमें शून्यकों की संख्या आपकी कितनी है? 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, संख्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे घात 3 होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 4 होगी। मतलब किसी भी बहुपद में आई हुई जितनी अधिकतम घात होती है, शून्यकों की संख्या माय डियर स्टूडेंट उतनी ही होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपने क्या समझा कि शून्यकों की संख्या स्पष्ट समझ में आ गई आपको कि किसी भी मान को, बेमान जो उपरोक्त बहुपद में रखने पर या उस बहुपद में रखने पर मान शून्य आ जाता है। आप इसमें 3 भी रख दीजिए, 3 × 9, 5 × 15, 9 × 6 15, और 15 में -15 गया तो फिर शून्य बचा। आप इसमें 3 भी रख दीजिए। तो 2 और 3 दोनों इस समीकरण में रखने पर मान क्या रखा? हमारा शून्य रखा। तो ऐसी स्थिति में बेमान जो बहुपद में रखने पर मान शून्य आ जाता है, बहुपद में रखने पर मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, वह हमारे शून्य कहलाते। और शून्यकों की संख्या किसी भी बहुपद में आई हुई x की माने चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। किसी भी बहुपद में आए शून्यकों की संख्या, शून्यकों बेमान जिनको रखने पर वह घात पूरा शून्य हो जाता है। किसी बहुपद में आए शून्यकों की संख्या उस बहुपद में आई अधिकतम घात की संख्या के बराबर होती है। मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ 2 थे, यहाँ पे 2 मान आए। अगर हम किसी भी चीज़ में अगर 3 करेंगे तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगर कोई 4 का अधिकतम घात होगा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यह सब आप नोटिस कर लीजिए। आपको मैंने पद बताया, मैंने बताया आपको पॉलिनोमियल बहुपद क्या है,
पद बताए, पद के बाद हमने बताया आपको कि अधिकतम घात क्या कहलाती, द्विघात त्रिघात कैसे बनते। अब मैंने बताया आपको कि शून्यक क्या होते हैं ताकि आपको स्मरण आ सके। अगला टॉपिक होगा कि किसी भी बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाए। जो द्विघात बहुपद होता है उसके गुणनखंड कैसे किए जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम इस पर देखते हैं। राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसको बदल रहे हैं अभी, गुणनखंड ना बना करके हम थोड़ा सा टॉपिक अभी दूसरा लेना चाहते हैं। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। आपको पता है जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर तो वह अक्षों का निर्माण करती हैं, अक्ष को निर्माण करती हैं। पड़ी हुई रेखा जिसे अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो आपको कहते हैं रो, पंक्ति के रूप में होती है। इसको हम एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स कहते हैं। दूसरे शब्द में इसको हम भुजरी कहते हैं। खड़ी हुई रेखा वर्टिकल कहलाती है। इसको हम बाई या कोटि के नाम से पुकारते हैं। खड़ी हुई रेखा हमारी कोटि कहलाती है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रही है। खड़ी हुई रेखा है या पड़ी हुई रेखा है, भुज है, यह हमारी कोटि है जैसे आपको सामने दिखाई पड़ रही है। बाई एक्स धनात्मक के लिए यहाँ पे आ जाएगा एक्स डैश। आपको पता है घड़ी हमारी हमेशा इस तरह चलती है, याद होगा। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। एम आई राइट? एंटी क्लॉक, इसकी जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। इसको घुमाने पर ऐसे धनात्मक ऊपर आ जाता तो यहाँ प्लस धनात्मक कहलाता, प्लस जो होता है वो बाई के प्लस के कहलाते, बाई के माइनस के। तो इस बात को हम बाई डैश के रूप में कहते हैं, ये हमारा कोटिंग कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम या स्तंभ कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग भुज, इसको कहते हैं हम लोग स्तंभ। ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। पड़ी हुई रेखा को हम लोग भुज कहते हैं, खड़ी हुई रेखा को हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ जहाँ पर दोनों बिंदु मिलते हैं इसे हम कहते हैं 0,0। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु के नाम से पुकारते हैं। किसी भी द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात के हम लोग जब बहुपद को हल करते हैं तो उससे प्राप्त आकृति यू आकार होती, इसे कहते हैं पैराबोला आकृति कहलाती है। यू आकार की होती है, नोटिस कर लीजिए। अगर कोई भी आकृति, या तो मैं बता दूं कि किसी भी समीकरण को अगर मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल है ax² प्लस माइनस bs प्लस माइनस c, ax की 3 घात है प्लस माइनस bs² प्लस माइनस cs प्लस माइनस d। तो आपके द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात ऐसे कई घात होंगे। तो जितने बार अगर इन घातों को हम ज्यामिति पर निरूपण करते हैं तो आपकी जब सीधी सरल रेखा जाती है या एक घात समीकरण कहलाता है। नोटिस करिए, एक घात समीकरण कहलाता है। मैंने घात इसलिए होती, इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं क्योंकि एक रेखा के रूप में है। अगर आप उस समीकरण क्या होगा आपका 3x सपोज दैट प्लस 4, इसका हम अगर ज्यामितीय रूप में करते हैं हम क्या करेंगे, x का सपोज दैट इसको मान लेंगे y के बराबर, तो हम x का मान रखेंगे y का निकलेगा। इस तरह से हम इसको प्रतिदर्श कर करके फिर इसको हम जब दो बिंदु मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी रेखा को खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। जब दो बिंदु मिल जाते हैं तब उसका क्या होता है, हम एक रेखा को खींच सकते हैं, हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आपका यह इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, जी आप नोटिस करिए, ये दिखाई आपको जो दिखाई दे रहे चित्र में है, यह आपके जो दिखाई दे रहे बी यू आकार के जो चित्र में दिखाई दिया द्विघात समीकरण कहलाते हैं। वह बिंदु जहां पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद किसी भी द्विघात समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, किसी भी द्विघात समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक्स अक्ष को जहां पर प्रतिच्छेद करता है वह उनके शून्यक कहलाते हैं। वहां पे शून्यक मैंने बताया था, एग्जाम्पल लिया था x² माइनस 5x प्लस 6। इसका ज्यामितीय निरूपण जब आप करेंगे तो ये पाएंगे x के कितने माना है कि 2 और 3, मतलब एक बार अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि क्या है भाई, मैं थोड़ा सा आपको और डीपली बताना चाहता हूँ ताकि आप स्पष्ट आ गए। कुछ कोटी आप समझ चुके हैं तो डीपली आ जाए, यहीं से जितना डीपली हमें हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा उतना ही हम आ पाएंगे। सपोज दैट ये 1 है, 2 है, 3 है। अगर इसका कुछ आएगा तो कुछ ऐसा अंत तक यहाँ चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, एक्स अक्ष पर इस जो आपको दिखाई दे रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 जो आपको द्विघात बहुपद दिखाई दे रहा है। आप नोटिस करिए, बहुपद क्यों है, जब दो से अधिक घात पद होते हैं वो बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात 2 है, दोनों को जोड़ दिया द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया, बहुत सिंपल।
अब आपने क्या दिया, इसके हमने अभी शून्य निकाले थे कि 2 का मान और 3 का मान रखेंगे तो ये मान शून्य के बराबर आ जाएगा। तो शून्य क्या कहलाएंगे, जब भी आप किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ऐसी स्थिति में वह x, अगर x अच्छा रखा है तो x अच्छा होगा, y अच्छा रखा तो y अच्छा, अगर यहाँ पे होता y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो ऐसी स्थिति में इसका आपका y का कुछ इस तरह से आता है। मैं यहाँ पे अलग ले रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपका फिर इस तरह से आता है। तो यहाँ पे आपको बता दें 1 2 3, तो सॉरी 1 2 3, तो इसका फिर निरूपण कुछ इस तरह से होता है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अगर ये आपका अधिकतम घात आपकी बाई के रूप में होता है, बाई का होता है तो बाई के रूप में, तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आपके ज्यामितीय निरूपण की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ऐसी स्थिति में यह आपके x अक्ष पर 2 बिंदु पर काटेगा जो क्रमशः 2 और 3 होंगे। जितने बार x अक्ष पर कोई भी बहुपद काटता है उसकी अधिकतम घात उतनी ही होती है। जैसे मैं बता दूं कि यह आप बताइए इसमें द्विघात समीकरण कौन सा है, अगर मैं आपसे कह दूं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये, आप बताइए बहुपद, क्या आप इनके चित्र में जब किसी भी हमने 4-5 यहाँ पे समीकरण थे, उन समीकरणों को सॉरी बहुपद थे, बहुपद को मैंने लिया, बहुपद को लेकर के मैंने ज्यामितीय निरूपण किया। माय डियर स्टूडेंट, यह सीधी रेखा आई है इसलिए यह रैखिक समीकरण, ये कैसा है, रैखिक। इसकी घात कितने बार आई, x अक्ष पर कितने बार उसने प्रतिच्छेद किया, 2 बार, यह द्विघात है, नोटिस करिए 1 2 3, ये त्रिघात है, 1 2 3 4 5, ये पंचम घात सही बहुपद है। ये बात समझ जाइए, कोई भी बहुपद x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, उतने घात वह बहुपद कहलाता है। इस बात को विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर 1 आकृति, नंबर 2 आकृति, नंबर 3 आकृति, नंबर 4 आकृति, इन 4 आकृतियों में क्वेश्चन पूछना है कि कौन सा बहुपद है, यहाँ पे उत्तर लिखा हो, आंसर लिखा हो 1, नंबर दूसरा लिखा हो 2, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो माय डियर स्टूडेंट दूसरा जो आंसर है वह सही होगा, क्योंकि जो x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करता है तो उतने बार उसका बहुपद कहलाता है। इस बात को स्पष्ट आपने कर लिया, इस टॉपिक के माध्यम में आपको समझ में आ गया। आप कहते हैं कि इसका निरूपण हम करते कैसे, ये तो आगे आगे दिए हुए बहुपद का निरूपण कैसे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी एग्जाम्पल है, हम इसी को एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रहे यह बहुपद है, आपको पता हम इसके लिए कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में भी मैं यहीं पे स्पष्ट कराना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, इसमें 1 या 2 का ना नहीं होगा, आप x और y 2 पद मानेंगे, ये बात हमें से जाननी है। आप x और y के पद मानेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी मान की आवश्यकता होगी ताकि आप इसको निकाल सकें। आपने युगपद समीकरण पढ़े होंगे, वहाँ पर आपको केवल मात्र 2 बिंदु लेते थे, 2 बिंदु से एक रेखा खिंच जाती थी और रेखा खिंचने के बाद क्या होती थी कि हम उसका निरूपण कर देते थे, जैसा कि आपको ज्ञात है। स्पष्ट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भी कोई भी आपका बहुपद है, मान लो सपोज दैट एक द्विघात बहुपद है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मान को दोनों तरफ मानना पड़ता है, 0 -1 -2 -3 1 2 3। आप क्या करेंगे, इस समीकरण को मान लेंगे, जो बहुपद दिखाई दे रहा है सॉरी x² - 5x + 6 है, इस बहुपद को y बराबर मान के चल दीजिए। तब क्या करेंगे कि जैसे x का -3 आपने माना, -5 -3 + 6, क्या वैल्यू आएगी, आइए 3 × 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 15 + 6, ये मान दिख रहा है, ये आपकी रेंज से बाहर होगा। आपकी बात जानिए, जब भी ग्राफ का निरूपण करते हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ग्राफ की रेंज होती है। रेंज का मतलब क्या होता है कि हमने जिससे चेक करी, इसको आप रफ पे पहले आइडिया से चेक कर लिया करो। यहाँ तक हमारी 5 तक पहुँची, यहाँ भी 5 पहुँची, -5, यहाँ +6 पहुँचा, यहाँ पे -6 पहुँचा, तो ये रेंज कहलाती है। एक्स में हमारे पास हम 5 का निरूपण कर सकते हैं और वाई पे हम कर सकते हैं अधिकतम 6 का, तो एक निरूपण की वही रेंज हो जाती है। तो मतलब मेरा क्या कहलाता है कि हमने क्या किया कि -3 की 2 घात है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारी ये रेंज बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं कि किन मानों को मानें, और जो मान मान लेते तब हमने उन्हीं को लिखते, क्योंकि ये बार आप लिख देंगे तो फिर हमारे जैसा आप हटा नहीं पाएंगे। अब आप अगर +1 भी रखते हैं तो भी मान बहुत ज़्यादा जाएगी। हाँ, 0 रखेंगे तो जे पर 0 हो जाएगा, तो 0 से 6 की शुरुआत होगी भाई, 0 मान रखेंगे तो सब पर 0 हो जाएंगे। सबसे पहले रहता है 0 का 0,
जीरो स्क्वायर माइनस 5 गुणे 0 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, सब पर जीरो जाएगा, बचेगा 6, तो 0 बचे हुए। अब हम 1 रखते हैं, बाई एक्स का मान क्या रखते हैं 1, 1 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, 1 का 2 टाइम बड़ा 1 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 में से 5 जाए कितना बचा 2। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ प्लस के मान प्राप्त हो जाए, कुछ माइनस के, ताकि जब आप ग्राफी निरूपण करें तो कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त हो जाए। इसका निरूपण कैसे करते हैं, जब भी हमें किसी भी ग्राफ के मान प्राप्त हो जाए, जैसे सपोज मान प्राप्त हो गया, जे हो गया, इस तरह मान में प्राप्त हो गया, कुछ हमने मान माने अपनी इच्छा से वो मान, तो आप इसका निरूपण करेंगे वो हैंड से करेंगे, हैंडमेड होगा। इसका निरूपण जो होगा वो हैंडमेड होगा। आपने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, अब यहाँ से लेने के बाद जो हिस्सा बचेगा इसका गोलाई धारण की होगा, मतलब आप, और फिर इन मानों को क्या कर देंगे, आप हाईलाइट कर देंगे, जो भी आपने मान माने थे, इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, तो जो भी आपने मान माने थे उनको आप हाईलाइट कर देंगे, इस तरह बन के तैयार। इसी कहते हैं हम लोग किसी भी बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। पहला स्टेप होता है अपनी इच्छा से यहाँ पे माइनस और प्लस के मानों को लेके चलना, लेकिन मान को मानने के पहले एक बार रफ पे या मौखिक रूप से एक आइडिया लगा लें कि क्या जो आपने ग्राफ की, आपकी जो रेंज है, ग्राफ की रेंज माने वह संख्या अधिकतम जो ग्राफ पर अंकित की जा सकती है उसे ग्राफ की रेंज कहते हैं। वह संख्या अधिकतम जो ग्राफ हो सकता है, ग्राफ की बहुत अच्छी रेंज है, प्लस में जा रहा हमारा 10, यहाँ जा रहा हमारा 50, तो 10 और 15 का रेंज होगी। तो आपकी एक आइडिया में आपने पता मान वहाँ 20-20 मान लिए, वो आपके ग्राफ पे अंकित ही नहीं हो पा रहे, तो आपका वो बेस्ट हो गया ना। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, दिए गए बहुपद में या सिलेक्ट मान एक आइडिया से रख के देखें, प्लस का है माइनस का, क्योंकि हम मानते हैं, हमारा जो मानना है कि हम 0 से 2 3 4 माइनस का और 0 से 2 3 4 प्लस का, इन मान को लेके चलते, क्योंकि इसमें दो मान से कोई भी हल नहीं, क्योंकि आकृति आपको बी के रूप में चाहिए, तो कुछ मान ऐसे चाहिए ताकि वो अपने पूरे ग्राफ को भरते हुए मैनेज करें। तो हम आइडिया लेके चलेंगे, लेने के बाद हमें लग रहा कि हमें यहाँ तक 2 तक के मान हमारे बहुत ज़्यादा आई आ रहे हैं, तो हम 1 से लेकर के यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। हमें लग रहा है यहाँ प्लस के मान बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे -6 -2, तो हमें एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हम अपेक्षा आपसे करेंगे इन सभी मानों के रूप में कम से कम 6-7 मान को मान करके ही आप हल करें। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट उस पे स्टेप पे बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसके सवाल को मैं लूँगा, लेने के बाद हम उसको फाइनली हल करके बताएंगे तो कैसे किया जाता है। अभी हमने एक आपको आइडिया देने का प्रयास किया है कि किसी भी मान को कैसे किया जाए। पहले चरण स्टार में समझ लें। सबसे पहले आप बहुपद लिखें, बहुपद में आइडिया रेंज की स्थिति ज्ञात करें कि जो भी आपका ग्राफ है उस ग्राफ में एक्स और वाई की अधिकतम रेंज क्या है, कितनी संख्याओं को अंकित किया जा सकता है। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता, जब आपको एक राइट वो मिल जाता है कि हम कितना अंकित कर सकें, तब उन मानों को हम एक आइडिया के लिए लेते हैं कि -3 से +3 का आइडिया ले लो, हमें इसके बीच में आपको करना है। अब अगर मान यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो हम प्लस की बढ़ा देंगे, अगर प्लस में बढ़ा होंगे तो माइनस की ओर बढ़ा देंगे, जी हम फिर आइडिया बाद में लाएंगे। तो हम किसी भी मान को रख के देखेंगे, अंत में यहाँ का मान, अंत में यहाँ का, ताकि हमें रेंज स्पष्ट आ सके कि हमें किस साइड बढ़ाना। अगर ये माइनस का मान ज़्यादा बढ़ा, जैसे मैं माइनस रखा तो -3 रखा, तो अपनी अब बात आई थी जैसे -3 की 2 घातें, -5 गुणे -3 +6 3 का 9 प्लस 5 3 15 प्लस 6 6 5 15 15 15 30। आप मान पहुंच गया 30 पे, तो 30 हमारी रेंज समाप्त हो गई। हमारे पास तो 5 और 6 की रेंज थी, या फिर मेरे पास रेंज 15 और 10 की थी, तो 30 का मान खत्म हो गया। तो हमें ऐसी स्थिति में 3 नहीं लेंगे, -3 बढ़ा देंगे, -2, मतलब हमें कहाँ से मान को स्टार्ट करता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। इस तरह से मान आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आप बैठ करिएगा। टिल देन आई से हैव ए माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि अभी हम बता रहे थे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक शून्य बनाने के लिए मैं एग्जाम्पल 2 और 5 को लेता हूँ। 2 5 को लेने के बाद एक डेमोस्ट्रेट करता हूँ। x² 5 to 7 x + 5 दूनी 10। एक यह द्विघात बहुपद है, जैसे मैं चर्चा कर चुका था आपसे कि जिसमें मान 0 के बराबर नहीं होता वो द्विघात बहुपद होता है। जैसे मैं आपसे बात कर चुका था, पहले मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया था कि द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इस हिसाब से आपको देखा जाए तो x² - 7s + 10 बहुपद के शून्य का ज्यामितीय वे मान जो मैंने आपको बताया 2 और 5 2 और 5 लिया। 2 और 5 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे x की जगह रखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यह मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो वे मान जो बहुपद में रखने पर
बहुपद का मान शून्य के बराबर रखा जाता है तो उन मानों को शून्य कहते हैं। शून्य के बराबर आ जाता है उन मानों को शून्य कहते हैं। तो मैंने कहा कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ के लिए निकालना, तो सबसे पहले मैंने एक चीज़ निकालनी चाहिए कि मेरे पास मैंने ग्राफ को पहले कहा था कि सबसे पहले आपका नज़र होना चाहिए आपके ग्राफ पर, ग्राफ की सेटलमेंट कितनी है। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा बढ़ा लें 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और 7। आपकी रेंज 7 तक जा रही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमने बताया था इसको हम लोग x डैश y और y डैश कहते हैं। जैसे मैं पूरक, जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो मैंने बता रखा था कि सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेरे पास जो ग्राफ है उस ग्राफ की रेंज कहाँ है। रेंज लगभग 7 तक है, एक्स अक्ष पे भी 7 तक और वाई अक्ष पे भी 7 तक पहुंचा। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको रफ के लिए प्रयोग करेंगे। हम डायरेक्ट फेयर पे मत आइएगा। सबसे पहले आप देखिएगा किस मान को रखने पर, चूंकि हम बताएंगे, माना कि हम कहेंगे, नीचे इसके लिख रहा हूं, माना कि y बराबर x² - 7x + 10। तब हम एक सारणी प्रिपेयर करेंगे। इस सारणी में आपको साफ दिखाई दे रहा है दिस वन x एंड y 1 2 3 4 5 6 7। तो मिनिमम 7 इसलिए लेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। इस तरह से 0 के इर्द गिर्द, अगर 0 हम इसको मानते हैं तो 0 के इर्द गिर्द दोनों साइड लेके चलते हैं। लेकिन हम जब भी मान रखना चाहते हैं हम एक रफ का यूज़ करेंगे। रफ का यूज माय डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे, x² - 7x + 10। अगर हम -3 से मैं शुरू करता हूँ, मैंने बताया था -3 से शुरू करेंगे लगभग। -3 का यूज़ करते हैं, -3 का होल स्क्वायर -7 मल्टीप्लाई -3 + 10 कितना आ रहा, 3 3 का 9 -9 7 21 + 10। माय डियर स्टूडेंट, ये मान हमारे रेंज के बाहर हो गया। रेंज हमारी थी 7 से बाहर चला गया। हम ऐसी स्थिति में नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, -1 लेने पर भी मान हमारा ज़्यादा आ सकता है। क्या मैं 0 लेकर चेक करूँ, 0 लेकर चेक करते हैं आप, 0 का -7 गुणे 0 + 10। तो आप देख रहे हैं तब भी मान 0 हो जाएगा, तब भी आपका 10 आएगा। तो 0 में भी आपको फायदा नहीं है। हम 1 लेके चलते, आइए 1 करें, 1² - 7 × 1 + 10। आइए क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 7 + 10 10 1 11 11 - 7 करा दिया, हमारा मान आने लगा। तो हमने कहा एक मान लेने पर हमारा मान रेंज में आ रखा, तो सबसे पहले मान हम लेंगे 1 एक्स का मान 1 मानेंगे। यहाँ पे चूंकि मैंने कहा मेरे पास बोर्ड कम होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए कहीं कंजेस्टेड करके चल रहा हूँ ताकि हमारी जगह निकल के आ जाए। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर तो क्या उत्तर आएगा, बहुपद है x² - 7x + 10। 1 का मान रखा -+10 दैट इज इक्वल टू 1 - 7 + 10 10 और 1 हो जाएगा 11 - 7 इज इक्वल टू 3 4 मान। 1 का मान रखा 4 आ गया। अब इसी प्रकार x बराबर 2 रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 2² में सीधा कर रहा हूँ, -7 × 2 + 10 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 -7 2 जा 14 + 10 दोनों को ऐड कर देंगे, 14 - 14 इज इक्वल टू 0। 2 का मान रखने पर हमारा क्या मान आ गया, 0। नोटिस करिएगा, अभी मैंने जब सवाल को बनाया था तो मैंने कहा था 2 और 7 हमने इसके मान माने थे। इसका तात्पर्य क्या था कि 2 सादवे शून्य थे जिनका मान रखने पर मान क्या आ जाता, 0 आ जाता, जैसे कि आपको ज्ञात है। इसी प्रकार से आप 2 का मान निकालिए। अब आप 3 ले लेंगे, x बराबर 3 मानेंगे, तो 3 की 2 घातें -7 × 3 + 10 3 3 का 9 7 3 21 + 10 10 9 19 -21 19 से 21 हटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का बचेगा आपका 2। यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। जब आपने 3 लिया मान माइनस का 2 आ गया। इस तरह से लगभग हम कुछ ऐसे मान निकालेंगे, कुछ प्लस के, कुछ 0 के, कुछ माइनस के। चूंकि इसमें तो हमारा नहीं आ पा रहा था, अगर 1 से हम 0 भी जा रहे थे तो हमारी रेंज आ रही थी 10,
10 आ रहा था वैल्यू, और 10 वैल्यू हमारे जो ग्राफ का हमारा पूरा सिस्टम है, जो मैंने ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ की रेंज से बाहर है। तो सबसे पहले ग्राफ का एक आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वो रेंज क्या मिलेगी। रेंज माने होता परिसर, कितना परिसर होगा ग्राफ का, उस ग्राफ के परिसर के हिसाब से हम काम करते हैं। अब हमारा आएगा x बराबर 4। आप हर बार पे लिखा करें x बराबर का मान बहुपद में रखने पर ऐसा लिखा करें, ताकि टीचर को जो कॉपी चेक करता, क्योंकि फाइनली आपको बोर्ड में कॉपी चेक होनी, तो टीचर के लिए एक अच्छा इंप्रेशन है। एक बात जान लीजिए, हमेशा ध्यान रख के चलिए, जब भी आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप मान के चलिए जो टीचर बैठा वो स्टूडेंट हो, आप टीचर हैं। स्टूडेंट इज बिकम एज अ टीचर एंड हु इज द टीचर चेकिंग योर कॉपी, दिस वन इज अ स्टूडेंट। तो यू आर गिव द एवरी क्वेश्चन आंसर जस्ट लाइक दैट द टीचर वाज द प्लीज विथ यू। टीचर आपसे जो है एज ए स्टूडेंट वो आपसे प्लीज हो जाए एंड ही गिव आर द परफेक्ट मार्क्स, और आपको परफेक्ट माने पूर्ण मार्क्स दे सके, ये आपकी प्लानिंग होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। मान रखना 4 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10। इस तरह चलते जाएंगे। 16 28 प्लस 10, यहाँ से एडिंग कर लेंगे दोनों का। 26 माइनस 28 दैट इज आल्सो 2। 4 का मान रखा 2 है। अभी आपकी रेंज है 7 तक ऊपर रेंज है और 7 तक यहाँ रेंज है, और हमने कहा कि नियर अबाउट, क्योंकि इसमें आपको कम नहीं चाहिए पड़ता, इसमें ज़्यादा चाहिए पड़ता है। नेक्स्ट आपका फिर आएगा x बराबर हम क्या रखेंगे 5 स्क्वायर, वही रूल रहेगा x स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस चिन्ह हो गया 7, x की जगह रख देंगे 5 और प्लस 10 वही रहेगा। 5 25 माइनस 7 करना 35 प्लस 10 25 कितना हो जाएगा 35 में से 35 गया कितना बचा 0। तो हमारा क्या आ गया 5 का मान रखने पर कितना मान आ गया हमारा 0। वही बात हमने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 शून्य होते, त्रिघात समीकरण के 3 शून्य होते, और रैखिक समीकरण के 1। रैखिक समीकरण मान लो या इसको बहुपद समीकरण, बहुपद में छोटा से मैंने अंतर बताया था आपका, जब भी कोई भी बहुपद, ये नोटिस करिए ये बहुपद है, और जब इसका मान 0 के बराबर होता तो यह समीकरण हो सकता है। देखिए क्या है एक्चुअल के पहले CBSE की जो NCERT बुक्स है वह आपके यूपी बोर्ड में लागू नहीं थी, तो सबसे पहले था आपका द्विघात समीकरण। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा, जो टीचर पढ़ाते हैं उन्हें पता है। इसके बाद शामिल हुआ, क्योंकि ये नवोदय का पैटर्न है, नवोदय मीन्स नवोदय विद्यालय से आई एम आल्सो बिलोंग टू द नवोदय इन द पास्ट टाइम एंड स्टडी इन 1988 टू 1993 फ्रॉम बेलवाड़ा, सो ऑल ऑफ देम नो टू मी वेरी वेल। तो मैं उस तरह से हूँ, तो मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि कैसा क्या होता है, लेकिन हैबिट्स के रूप में समीकरण का यूज ज़्यादा होता। तो मैं जैसे बता रहा था कि आपका जब यह प्रकार से लिखा हुआ है, आपका किसी भी प्रकार का इस तरह से लिखा हुआ है, तो यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। माय डियर स्टूडेंट नोटिस करें, एंड दिस वन इज इक्वल टू, व्हेनेवर दिस वन इज इक्वल टू 0 देन इट इज बिकम एज अ इक्वेशन, सो यू आर सेइंग दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कहते हैं जब यह मान 0 के बराबर हो जाता है, या 0 के बराबर ना हो तो किसी संख्या के बराबर हो जाए, फिर संख्या उस साइड जाकर के उस पद को खाली कर देती है, वह 0 के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा मान आ गया है 5। अब मैं 6 को भी ले सकता हूँ, 6 बराबर लेंगे, x बराबर 6 ले लीजिए आप। 6 को यहाँ पे लेकर के आप देखेंगे, बोर्ड देखते आइए कि क्या कहीं रेंज से बाहर तो नहीं हो रहा है। -7x प्लस 10 6 स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 10 36 42 प्लस 10 46 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू जाएगा 4। ये 6 डाला 4 आ गया। तो आपने देखा मैंने एक छोड़ भी दिया, आप चाहे 7 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। x बराबर 7 ले लें, 7 की वैल्यू रखेंगे, 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 10 करेंगे 49 प्लस 10 भी कट जाएगा, तो आपको माना जाएगा 10 हमारा वैल्यू बाहर आ गई, लेकिन हमने लिख लिया था तो 7 बाहर आ गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो आपकी ग्राफ की वैल्यू आई वो आई 1, जब x का मान रखा तो y का मान आया हमारा कितना 4, x का 2 रखा तो y का 0 आया, x का 3 रखा y का -2 आया, x का 4 रखा y का सेम -2 आया, x का 5 रखा 0 आया, 6 रखा 4 आया। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को निरूपण, x का 1 कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट, ये है प्लस का, y का 4 कहाँ है यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्राफ पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, आपको ज्ञात होगा बीच में मोटी ऐसी रहती है, और इसके बाद आपको फिर छोटी छोटी 4 रेखाएं होती हैं, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 2 5 10
ऐसा कॉलम होता है कि जिसमें आपका 10 का कॉलम होता है, ये बात आप जान लीजिए। 5 की बीच में लाइन होती है और इस तरह से आपको मैनेज किया जाता है। जब भी आप ग्राफ के बिंदु को अंकित करते हैं तो यहाँ पर जो नोट की गिनती होती है, 1 रुपये के नोट होते हैं, 2 के नोट होते हैं, 5 के होते हैं, 10 के। तो अगर आप इस ग्राफ को बढ़ाना चाहें तो एक बराबर एक, मतलब प्रत्येक खंड का जो लाइन है उसको 1, 2, 3, 4 से निरूपित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें पास बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ रही, मुझे ग्राफ को और बढ़ाना है, तो इसको आपको 2 के रूप में निरूपित कर सकते हैं, 2। तो यहाँ पे अगर 1 कौन होगा तो बीच में जो 5 की लाइन पड़ी है वह लाइन कहलाएगी आपकी 1 की लाइन। नोटिस कर लीजिए, आप 2, 4, 6, 8, 10 मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरा इससे भी बड़ा मुझे ग्राफ को सेटलमेंट करना है, माने इसको बड़ा खींचना है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप 5 के मानेंगे, 3 और 4 नहीं मानेंगे। ये मैं पूरे बता चुका हूँ। आप इसको याद करने का एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में जो नोट्स माने जानते हैं, मुद्रा, भारतीय मुद्रा जो चलती है 1, 2, 5, क्योंकि यह सेटलमेंट होती है, बहुत अच्छी सेटलमेंट होती है, क्योंकि आप 1 मानेंगे तो पूरा 1 खंड माने 10 खंड बराबर 1 कहलाएगा। अगर आप इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 मानेंगे तो 5 का कहलाएगा 1, इसका कहलाएगा 2। अगर इसको मानेंगे 5 तो प्रत्येक 2-2 खंड जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे 1-1, इस तरह कहलाएगा। 10 मानेंगे तो 1-1 कहलाएगा। लेकिन 10 से ऊपर जब जाएंगे तो 1 खंड आपके आधी में तब्दील हो जाएगा माय डियर। तो वहाँ पे अंकित करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो बेहतर रहता है कि आप परेशान मत हों। और अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो सबसे पहले है कि आप पहले अपनी ग्राफ की सीमा ज्ञात करें और ग्राफ की सीमा निकाल करके ही फिर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन करें। पहले क्वेश्चन को कहाँ से आपको आपकी ग्राफ की रेंज में आएगा, इसलिए उसको पहले रफ पे कर लें, फिर रफ से लेकर के फिर आप करते चले जाएं ताकि आपकी ग्राफ रेंज आएगा। औसतन मैंने जो देखा है कि बोर्ड में मिलने वाला जो ग्राफ है वो 15 तक जाता है। बोर्ड में मिलने वाला जो ग्राफ होता है उसकी रेंज लेवल वो 15 तक होती है। 15 तक आपके अंक सिंगल में आ जाता है, तो 15, 10, 12, 13 तक आपके आराम से आ जाता है। तो बड़े आसानी से आपको भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स का 4 था, एक लाइन जा रही थी, 4 यहाँ पे आई, तो जहाँ पर दोनों लाइन प्रतिच्छेद होती है वहाँ पे अंकित कर देंगे। नोटिस करिएगा, यहाँ पे 1 का मान था, ये यहाँ पे उंगली रख ली, यहाँ 4 रख ली, ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे टच किया, ऐसे लाइन गुजारी, इसको लाइन गुजारी, ये जहाँ पे दोनों मैंने प्रतिच्छेद करती है, इंटैक्ट करती है, वो आप बिंदु नित कर देंगे। 2 पे 0, 2 पे 0 हो गया, 3 पे -2, 3 पे -2 माय डियर स्टूडेंट ये, 4 पे -2, 4 पे -2, 5 पे 0, 5 पे 0 हो गया, 6 पे 4, 6 पे चूँकि 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे हटाइएगा इसको, 6 पे लाइन को 4 की जाएगी तो यहाँ पे, तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। देखिए ऐसा मिल गया, आप ऐसे चलें। इसको हाथ से डेवलप किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। इसको मिला दीजिएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। इसको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है, यहाँ से थोड़ा सा यू बनाते हुए आप इसको मिला दीजिए। जो बिंदु आपने माने हैं उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, शून्य दिखाई देने लगेंगे। इसको हाथ से काम किया जाता है, ना कि आप किसी चीज़ को। इसकी हमेशा जो आकृति होती है वो पैराबोला मीन्स बी की यू की आकार की होती है। आप एक स्टोन ले लें, इस स्टोन को ऊपर उछालें ऐसे, तो आप देखेंगे कि स्टोन पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे जस्ट लाइक। ये आकृति जो पैराबोला आकृति कहलाती है, यू की शेप की आकृति कहलाती है, वही आकृति इसकी मिलती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे के 2 बिंदु को छोड़ती हुई पहले एक ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे, फिर नीचे में कर्व बना देंगे, तो आपकी ये आकृति बन के तैयार हो जाती है। तो ये आकृति है। शून्य क्या कहलाते हैं, इसको नोटिस कर लीजिए। इसमें आपको शून्य क्या कहलाते हैं, आप जब भी स्पष्ट करना हो तो जब भी कोई रेखा एक्स अक्ष पर जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वह मान शून्य कहलाते हैं। नोटिस करिएगा, जो आपने कर्व बनाई है, यू की आकृति बनाई है, जब यू की आकृति आप डेवलप करेंगे तो वह रेखा यू की आकृति की जो हमारी ग्राफ बना है वह एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, गुजरती है, जाती है, वह बिंदु आपके शून्य कहलाते। अतः इसके शून्य 2 और 5 होंगे। आपको एक बिंदु और लिखना पड़ता है जिसको मैं आपको दिखाना पड़ता हूँ, बताना चाहता हूँ, वह होता है आपका पैमाना। आप इसके लिए एक चीज और दें जिसको हम कहते हैं पैमाना। पैमाना कैसे देंगे, ऊपर लिखेंगे पैमाना, नीचे लिखेंगे उसके नीचे एक्स अक्ष पर, चूंकि एक खंड 1 सेंटीमीटर कहलाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई।
इकाई भी कह सकते हैं और मात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि इकाई का इस्तेमाल जब किया जाता जब कोई चीज़ मिली सेंटी डेसीमीटर में होती तो उसे इकाइयाँ कहते हैं, और जब कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होती तो उसके लिए हम मात्रक का प्रयोग करते हैं, तो हम मात्रा भी कह सकते हैं। बाई एच पर आपने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक मात्रा की इकाई। जैसे मैंने बताया कि मात्रा भी लिख सकते हैं और इकाई भी लिख सकते हैं। बहुत सी किताबों में इकाई भी मिलता है, और लेकिन बेहतर है, मैं अपने हिसाब से, अगर आप हमसे बात करेंगे मैं आपको बताऊँ, मैं इकाई के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इकाई होती है आपकी कब, जब किसी भी दूरी नापते हैं। इसमें दूरी नापने के लिए कोई भी सेंटीमीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पर एक मात्रा भी हो सकता है। तो क्योंकि मात्रा का आपका एक्स का मेरी वैल्यू आ रही, वो एक्स नहीं आ रही, तो आपने देखा। इसके बाद नीचे लिख देंगे, यहाँ जिस जगह खाली रहेगी ग्राफ पे, तो ग्राफ पर क्या लिख देंगे, अतः शून्य 2 और 5 होंगे, ये आपका आंसर आ गया। मतलब ग्राफ की विधि से या आलेखीय विधि से या ज्यामितीय विधि से आप दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आएगा, x² - 7x बराबर प्लस 10 बहुपद आगे लिखा रहेगा, बहुपद x² - 7x प्लस 10 को ज्यामितीय विधि से, आलेखीय विधि से, ग्राफ विधि से शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको अपने ग्राफ की रेंज पता करनी है। इसलिए ग्राफ पर आप अंकित करके पता कर लें। ग्राफ के 3 क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, यहाँ से आने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरा आता है युगपत समीकरण के दोनों क्वेश्चन को इंटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर आपका एक्स और वाई मान निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा होता है से कम और से ज़्यादा आता है समांतर माध्य से। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन ग्राफ पर आते हैं, और 3 में से कोई क्वेश्चन निश्चित है बोर्ड कॉपी में आते ही हैं। तो इसको हम कैसे नोटिस करते हैं, तो जैसे मैंने बताया है कि हमेशा लाइन आपकी, अगर अक्षों को लेके चलना है, एक्स वाई को लेके चलेंगे, तो आपकी लाइन क्या होगी, बीच में प्रतिच्छेद करेगी। बीच में प्रतिच्छेद करने के बाद जी वाला मान एक्स का कहलाएगा, जी वाला वाई का कहलाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस वाई माइनस। रेंज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब रेंज पता थी तो हमने मान लेकर एक्स के प्रत्येक मान रखते चले गए हम यहाँ से, और वाई के मान निकालते चले गए। देखिए एक्स के मान हमने रखे और वाई के मान हमने निकाले। एक्स का मान रखा हमने क्या, 1, वाई का कितना निकला 4, एक्स का 2 निकला, वाई का क्या निकला 0, एक्स का 3 निकला, वाई का कितना निकला -3, एक्स का 4 निकला, वाई का कितना निकला आपका यहाँ पे -2, ठीक। एक्स का 5 लिया, वाई का 6 निकला। इस तरह से मान निकालते जाएंगे। 0 आया। यहाँ पे एक्स का हमने लिया, एक्स बराबर कितना ले लिया, हमने लिया 6, मान हमारा आया 4, 7 ले लिया 10। तो जो मान हमने निकाले हैं, ताकि आप बता दें, लिखने का तरीका यही होगा, एक्स बराबर 1 का मान बहुपद में रखने पर ये आप लाइन लिखेंगे। फिर एक चीज़ को हल कर देंगे, मान को फिर बराबर लिख करके लिख देंगे, मान को हाईलाइट करना जरूर है, तब यहाँ पे लिखें, तब वाई बराबर 4, इस तरह से लिख करके इसको हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का यूज़ नहीं करते हैं, आप केवल एक बॉक्स बना दें, यही आपका हाईलाइट होता है। नेक्स्ट इस तरह से आपका सिस्टम बनता चला जाता है, उस तरह से मान बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको आलेखी क्या करती थी निरूपित। तो यह हमारा तरीका था आपको, और निश्चित है कि आपके आइडेंटिफिकेशन हो गया होगा। सबसे पहला स्टेप ग्राफ की रेंज, नंबर दूसरा, जब ग्राफ की रेंज आ जाती तब फिर हम इस कॉलम को सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद फिर हम शुरू करेंगे, ताकि इस कॉलम के नीचे से यहाँ शुरू होगा, इस कॉलम के नीचे से ये सब शुरू होगा और आगे चलता है, ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को एक बोर्ड में करना चाहता हूँ, एक ही बोर्ड पे, ताकि अगर मैं दूसरे बोर्ड पर लेके जाऊँगा, सपोज दैट मैं इस बोर्ड को काट के आगे लेके जाऊँगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कहीं पर कंजेस्टेड होना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन आप सहयोग करें और आप इस बात को समझने का प्रयास किए। यह क्लासरूम स्टडी है माय डियर स्टूडेंट, कोई कंप्यूटराइज स्टडी नहीं है, टोटल क्लासरूम स्टडी है। कोई भी यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं होती, सीधा जो है टीचिंग में है वो टीचिंग स्टाइल में शामिल होता है। इसलिए इस बात को आप समझें। ऐसे आप क्लासरूम टीचिंग जहाँ भी करते हैं उसी प्रकार की मैं टीचिंग करता हूँ, ताकि आप अपने घर पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं, कभी भी आप चाहें दोबारा रिवाइज़ करके स्टडी कर सकें। जो स्टूडेंट्स बहुत दूर हैं, जिन्हें लगता है कि हम स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोचिंग का फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोचिंग हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, एंड्रॉयड फ़ोन हर व्यक्ति के हाथ में वो बैठ कर के स्टडी कर सकें, वो मैं प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। थैंक्स। अब आप उसको कॉपी करें। माय डियर, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है द्विघात बहुपद का गुणनखंड, इसको कैसे करते हैं आइए हम बताते हैं। कोई भी
द्विघात बहुपद इस रूल को फॉलो करता है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है सी ना हो, ax² bx हो सकता है ax² और c हो, b नहीं हो, क्योंकि x² तो जरूर होगा, क्योंकि इसकी विशेषता होती है कि अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो फिर द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आप इसको जान लें कि ये कौन से रूल को फॉलो करता है जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसका मानक रूप भी हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब इसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको नोटिस करना चाहता हूँ। पहले यदि इसमें स्थायी व अस्थायी बताएंगे, c आपका स्थिर है क्योंकि c का मान हमेशा एक सा रहता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। अगर b में यहाँ पे हमने बता दिया 2x² + 5x + 6, यहाँ पे आप देखिए जो 6 दिखाई दे रहा है, आपको नोटिस करेंगे सब लोग, 6 का मान स्थिर है। अगर x का मान 1 होगा तो मान क्या होगा, 2 × 1 + 5 × 1 + 6, 2 एकम 2 + 5 + 6। मैं तीनों को अलग अलग लेके चलूँ, मुझे जोड़ना नहीं है। अब x का मान अगर 2 है तब क्या होगा, तो 2 का मान रखेंगे, 2 दूनी 2 4, 5 2 + 6, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, +6 हो गया। अगर x का मान हम 3 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 की 2 घातें। नोटिस कर लीजिए यहाँ पे 2 घातें आएंगी, सॉरी, तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 × 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 आएगा। ठीक, तो 3 × 9 + 5 × 3 + 6, तो 3 × 9 9 दूनी 18 + 5 × 15 + 6। आप नोटिस कर रहे हैं, प्रत्येक मान को देख रहे हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ 6 था, हमने हल किया, यहाँ भी 6 आया, हल किया, यहाँ भी 6 आया, और लास्ट में c का मान प्रत्येक दिशा में 6 आया। क्यों आया, क्योंकि यह मान स्थिर था, जबकि x² का मान और x का मान क्या होता, परिवर्तित होता रहा, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है या बोर्ड पर सुन रहा है। तो x² और x का मान परिवर्तनशील होता है और c का मान स्थायी होता है। ये बात आप स्पष्ट समझें। इसलिए आपके गुणनखंड करने के लिए जो स्थायी सदस्य है उस समीकरण का वह है c, इसलिए c डिपेंड करेगा कि गुणनखंड किस ढंग से होंगे। इसके लिए रूल क्या लागू होता वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि c का मान धनात्मक है तो a और c के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ये रूल है जो मैंने समय के साथ बनाया था, करेंगे जो जुड़कर, c धनात्मक है तो जुड़कर, c धनात्मक है तो जुड़कर और c ऋणात्मक है तो घटकर, नोटिस करिएगा, करेंगे जो जुड़कर b के बराबर हो। ये बात जान लीजिए, आपका रूल क्या आया, यदि c का मान धनात्मक है, यहाँ c का मान अगर धन है तो a और c के ऐसे दो गुणनखंड, यहाँ पे 2 शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 2 गुणनखंड करेंगे जो जुड़कर b के बराबर हो। इस बात का विशेष ध्यान दें, आगे कर लीजिए। हमने एक माना है x² + 4x 3, ये है x² + 4x + 3। हमने कहा c का मान धनात्मक है, a और c के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो जुड़कर b के बराबर हो। एक x² के आगे लिखी हुई संख्या या गुणज a कहलाता है, x के आगे वाला गुणज या आगे लिखी हुई संख्या b, और स्थिर पद कहलाता है c। हमेशा याद लीजिए, अगर कहीं आगे पीछे भी ये लिख देते तो आपको ABC ऐसे नहीं याद करना। x² का गुणज, गुणज माने आगे लिखी हुई संख्या है, x के आगे लिखी हुई संख्या b और स्थिर पद कहलाता c। हमने कहा a × c का मान हमें चाहिए कितना b, तो हमें क्या कहा, सॉरी यहाँ पे 3 था। एक बात हमेशा नोट करेंगे, जब भी मान परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तन करने पर गुणनफल बराबर होना चाहिए। आइए क्या है, 1 × 3 = 3। अब 3 में 1 जोड़िए तो कितना होगा, 4, बस यही मुझे चाहिए। 3 में 1 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, मान हमारा 4 आ गया, यही मुझे चाहिए था। माने a और c के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे
जो जुड़ करके, यहाँ शब्द आया जुड़ करके बी के बराबर हो। तो ए कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1, और सी कितना है 3, और ऐसे गुणनखंड करें जो 4 के, तो हमारा मान क्या होगा एक्स स्क्वायर आपको लिखना है 1 धन 3x प्लस हमारा 3। यहाँ पे मान तो वही लिखा जाए क्योंकि यहाँ पे मान है क्या, इतने पद कितने हैं 3, हमें जोड़ा बनाने हैं 2, तो मान चाहिए है 4। तो बीज वाली संख्या को 2 हिस्से में बांटेंगे, लेकिन बांटेंगे कैसे? अगर हम कहेंगे 3 4 को बांटिए तो आप कहेंगे सर 1 धन 3 हो सकता है, 2 धन 2 हो सकता है, 1 धन 3 हो सकता है, और 0 धन 4 हो सकता है, 4 धन 0 हो सकता है। इनमें से हम छांटेंगे क्या कि किसको माने? इसको छांटने के लिए आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको उसके लिए सीधा बनाया रूल क्या है कि अगर सी का मान धनात्मक है तो ए और सी के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जो जुड़ करके बी के बराबर हो। यह रूल से सी को 2 हिस्से में बांट दिया जाता है और मान वही रहता है। आगे हम करेंगे एक्स स्क्वायर धन एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स गुणा 3 में 3x प्लस 3। आप देखिए मान वही मैंने लिख रखा है, ये बात चेक कर लिया करें। एक्स स्क्वायर ठीक है, 3 और 1 धन 4x ठीक है प्लस, तो मैंने 4 को 2 से मार दिया ताकि हमारे दोनों में से कॉमन निकल सके, उभयनिष्ठ निकल सके। उभयनिष्ठ निकालने का एक तरीका होता है कि आप जब भी उभयनिष्ठ निकालते हैं तो बाकी बचा हुआ मान हमेशा सम होता है, समान होता है। इन दोनों में जिस संख्या का भाग चला जाता है वह उसका उभयनिष्ठ कहलाता है। यहाँ एक्स से भी कट रहा दोनों, तो एक्स हमारा उभयनिष्ठ निकलेगा। एक्स को निकाल दिया, एक्स से एक्स काटा, क्या बचा हमारा एक्स प्लस एक्स में एक्स का भाग दिया, बचा हमारा कितना 1। हमेशा इस वाले चिन्ह को कॉपी किया जाता है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात की जिसमें दोनों विभाजित हो सकती है, तो वह संख्या 3 है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद क्या होता है विभाजन, अगर मान प्लस आएगा धन निकलेगा, कॉपी वाला चिन्ह अगर धन है, कॉपी करने वाला नकल करने वाला चिन्ह अगर धन है तो ऐसी स्थिति है अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो 3 से किया तो 3 से कट गया, क्या बचा एक्स प्लस 3 से 3 को काटा, बचा कितना 1 1 आ गया। अब दोनों मान हमारे एक से तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। आपकी ये दोनों क्या होगा गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जाम्पल 1-2 और बदलना चाहता हूँ, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा तुरंत फास्ट। देखिए आप रूल समझ गए हैं कि किस तरह से आपको करना है। वही रूल होगा कि अगर सी का मान धनात्मक है, चूंकि मैंने बता रखा किसी भी हम द्विघात बहुपद को लेकर चलेंगे तो उस समय आपका सी का मान स्थायी रहेगा, ए और बी का मान हमेशा परिवर्तित होता रहता समय के साथ। तो आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि अगर सी का मान यहाँ पे सी है, ए बी है और ए है, आपको बता ए और बी के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका मान सी के बराबर। ए में लिखा है आपका 2, बी में लिखा है 10 और मान कितना चाहिए हमें 9 चाहिए। सबसे पहले यथावत आप लिख के चेक कर लिया करो, 10 दूनी 20, 20 से कम 20 और 20 और 1 21। एक मान कभी बार ऐसा भी आ जाता है। अब हम इसके सबसे छोटे गुणनखंड करेंगे 2, 10 का गुणनखंड होगा 2 पंचे 10। अब इनमें से हमें ऐसे सेट करके ऐसे 2 गुणनखंड बनाने हैं जिनका गुणांक तो बराबर रहे, गुणांक बराबर रहे, लेकिन जुड़ने के बाद मान कितना आ जाए 9। जोड़ते हम 2 5 दूनी 10, 10 2 12, नहीं बन रहा। 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 20 और 21, नहीं बन रहा। हम इन दोनों को लेके देखते हैं। पहले हमने ऐसा लिया 5 दूनी 10, 10 गुणे 2 किया, 10 2 कितना आ रहा था, मान 12 आ रहा था, यानी कि मेरा काम नहीं बना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके दूसरी बार ले लिया इसको, 2 दूनी 4, 4 गुणे 5, 5 चौक 5 4 कितना कह रहा है 9, 9 ही मुझे चाहिए था यहाँ पे, हमारा राइट। तो हमारा जोड़ा बना इसके लिए, माने 10 का जोड़ा बना के 2 से काम नहीं बना, बल्कि हमारा 2 का 2 से जोड़ा बनाने के बाद काम बना। तो हम क्या करेंगे, चूंकि मेरा एक आइडिया रहता, अभी शुरुआत में आप नए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर स्वतः ही आपको आंसर आने लगेगा। तो आपने क्या देखा, 2 दूनी 4 निकला है 4 और 5। आप बताइए 5 चौके कितना कहलाता 20 और 10 दूनी कितना कहला 20। हमेशा दोनों तरीके जब किसी भी 2 गुणनखंड को दूसरे हिसाब से तब्दील करते बदलते हैं तो दोनों का गुणा जो होता है, गुणनफल होता है, वह हमेशा बराबर आता है। 5 चौके 20 भी होता है और 10 दूनी 20 भी होता है। यहाँ मान आपका एडजस्ट होगा किससे 9 से। फिर नोटिस कर लीजिए, इन दोनों स्थिति में गुणनफल बराबर है। 10 का 2 में करेंगे तो 20 है और 5 का 4 में करेंगे तो 20 है। अब हमें एडजस्ट कैसे करेंगे, 2x²
प्लस 4x प्लस 5x। आप 4 5 नहीं करके आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 4 + 5 लिख दें कोष्टक में, 9 की जगह हमने स्थान लिख दिया 4 5, एक्स लिख दिया जू के तुम, प्लस का चिन्ह लगाया, बाद में लिख दिया 10। अब हम एक्स को खोलेंगे तो 2x² प्लस एक्स का गुणा करेंगे 4x 5x प्लस 10। अब हमारा जो बीच में एक संख्या थी 9 थी, वो 2 हिस्से में डिवाइड हो गई। एक को 9 में डिवाइड करने का मतलब था 1 धन 8 2 धन 7, इस तरह से कई मान आते हैं, लेकिन उसको हमें निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। हमने इन गुणनफल की मदद से बड़े आसानी से निकाल के बाहर कर लिया। सूत्र वही होता, ए अगर सी का मान धनात्मक है तो ए और सी के ऐसे 2 गुणनफल करेंगे जो जुड़ करके बी के बराबर हों। ये रूल रहेगा, वही रूल चल रहा। अब हम इसमें निकालेंगे, यहाँ एक्स कॉमन है, ठीक है, किस संख्या का भाग जा रहा, 2 से भाजित हो रहा, 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, बचा x, कॉपी हो जाएगा चिन्ह क्योंकि आगे प्लस का मान है। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा, x से x कट गया। ए मान को चिन्ह को यहाँ कॉपी कर देते हैं, चिन्ह को कॉपी किया जाता है। अगर मान धनात्मक है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। अब देखिए किस संख्या का भाग जा रहा, 5 का भाग जा रहा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 को बाहर निकाल लेंगे। जो जिस संख्या का दोनों में भाग जाता है उसे हम गुणनफल कहते हैं, गुणज कहते हैं। बाहर निकालेंगे, 5 से 5 काट गया, कितना बचा x। अगर धन है तो आगे के अंदर के चिन्ह नहीं बदलते, 5 से 10 काटा, 5 दूनी। अगर सही आया है तो दोनों मान 1 से आते हैं, जरूर है। अगर हमने गुणनफल किया, अगर दोनों मान एक जैसे आते हैं तो इसका मतलब है हमारा गुणनफल क्या है, ठीक है। इसको हम पहले कॉमन निकाल सकते हैं, x + 2 को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, x + 2 बचा तो चला गया 2x बचा, फिर क्या बचा, प्लस का साइन बचा, ये बाहर निकल गया था, पाई कीजिए आपकी गुणनफल गुणज आ गया। मतलब जो संख्या 2x² + 9x + 10 थी, इसका 2 हमारे गुणनफल प्राप्त हो गए, 2x x + 2 और 2x + 5 के रूप में प्राप्त होगा, जो कि आपकी बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक होगा आपका, मैं गुणनफल करना बताऊँगा, गुणज बताऊँगा, गुणनखंड करना बताऊँगा। तो गुणनफल के माध्यम से जो मान निकलता है उस वैल्यू को लेकर के उसका फिर हम गुणज बताएंगे, 2 हिस्से में उसको तोड़ देंगे, वो हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक कल आपके साथ उपस्थित होंगे सोमवार में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपके अलावा दूसरे विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकें और महसूस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।